रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस में बड़े मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में और हमारी सेल्स के लिए एनर्जी रिलीज होता है। ये केमिकल रिएक्शन देख लो। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं। ये पूरी प्रोसेस हमें आज के लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़नी है। ये देख लो येलो कलर में, ये है नीजल पैसेज या नीजल कैविटी, यानी नाक का अंदर वाला हिस्सा। इसकी सेल लाइनिंग रिलीज करती है एक साल्टी सिटी की म्यूकस, यानी नमकीला चिपचिपा म्यूकस। उस म्यूकस में प्रेजेंट होते हैं लाइसोजाइमस, यानी बैक्टीरिया किलिंग एंजाइमस। फिर जब हम सांस लेते हैं तो इस म्यूकस की वजह से हवा वेट हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाता है। इसी म्यूकस और नाक के बालों की वजह से हवा में मौजूद पोलन ग्रेन्स और डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं और साफ हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। रेस्पिरेशन को आगे पढ़ने से पहले ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि माउथ और नोज का अटैचमेंट फूड पाइप और विंड पाइप के साथ कैसे होता है। इस डायग्राम में कर्सर के साथ साथ देख लो। ये वाला पोर्शन जो है ये है नीजल कैविटी, यानी कि नाक का अंदर वाला हिस्सा, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये है ओरल कैविटी यानी माउथ। माउथ के टॉप वाला पोर्शन जो होता है अपनी टंग से टच करके देख लेना। यहाँ से यहाँ तक ये है हार्ड प्लेट, और हार्ड प्लेट के बाद यहाँ से यहाँ तक ये है सॉफ्ट प्लेट, और सॉफ्ट प्लेट के बाद यहाँ तक ये है यूविला। साथ ही याद रख लो यूविला और सॉफ्ट प्लेट को एक साथ कहा जाता है वाल्व। अब यहाँ पर देख लो ये है फेरेक्स। फेरेक्स को थ्रोट भी कहा जाता है। ये हमारी गर्दन में एक मस्कुलर ट्यूब होता है। अपने हाथ से टच करके देख लो। ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। कर्सर के साथ साथ देख लो। ये ऊपर की तरफ जो ये पहला हिस्सा है इसको नेजोफेरेक्स कहा जाता है और ये अटैच होता है नीजल कैविटी यानी नाक के अंदर वाले हिस्से के साथ। यहाँ पे ये दूसरा पोर्शन जो है इसको ओरोफेरेक्स कहा जाता है और ये अटैच होता है ओरल कैविटी यानी माउथ के साथ। और यहाँ पे ये है तीसरा हिस्सा, इसको लेरिंगोफेरेक्स कहा जाता है और ये लेरिक्स के साथ अटैच होता है। लेरिक्स ये ब्राउन कलर में देख लो। इसको वॉइस बॉक्स या एडमस एप्पल भी कहा जाता है। इसके अंदर 2 मस्कुलर बैंड्स होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। इन्हीं वोकल कॉर्ड्स की वजह से हम बात कर पाते हैं। इस लेरिक्स का जितना बड़ा साइज होगा उतने ही लंबे और मोटे वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर होते हैं। यानी अगर वोकल कॉर्ड्स ज्यादा लंबे और मोटे होंगे तो बात करने से इन वोकल कॉर्ड्स पर कम टेंशन पड़ता है और हमारी आवाज का पिच कम हो जाता है। इसी तरह से अगर लेरिक्स का साइज छोटा होगा तो इतने ही छोटे और पतले वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर होंगे। यानी अगर वोकल कॉर्ड्स ज्यादा छोटे और पतले होंगे तो बात करने से इन वोकल कॉर्ड्स पर ज्यादा टेंशन पड़ेगा और हमारी आवाज का पिच ज्यादा होगा। साथ ही याद रख लो पिच का मतलब टून की हाईनेस या लोनेस, यानी टून कितना ऊंचा है या कितना धीमा है। अब ये भी याद रख लो कि फीमेल्स के लिरिक्स का लेंथ 12.5 से 17.5 mm तक होता है और मेल्स के लिरिक्स का लेंथ 17.5 से 25 mm होता है। इसलिए मेल्स के वॉइस का पिच कम होता है और फीमेल्स के वॉइस का पिच ज्यादा होता है। अब एपिग्लोटिस देख लो। ये हमारे थ्रोट के अंदर एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेजेस होता है जो एक ढक्कन की तरह काम करता है, यानी फूड लिक्विड वगैरह को लंग्स में जाने से बचाता है। इस पहली डायग्राम में देख लो, जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस की पोजीशन ऊपर की तरफ हो जाती है, यानी कि सांस की नाली को ये ओपन रखता है और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चला जाता है। इसी तरह से दूसरी डायग्राम में देख लो, जब हम फूड खाते हैं तो एपिग्लोटिस की पोजीशन नीचे की तरफ हो जाती है, यानी सांस की नाली को ये बंद रखता है और फूड हमारे ओसोफेगस यानी फूड पाइप में चला जाता है। अब थोरेसिक कैविटी देख लो। इसको चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है। ये हमारे चेस्ट के अंदर वो हॉलो स्पेस होता है जहाँ पे हार्ट, लंग्स और बाकी ऑर्गन्स होते हैं।
ये थोरेसिक कैविटी हमारी बॉडी का दूसरा बड़ा हॉलो स्पेस है, क्योंकि इससे बड़ा हॉलो स्पेस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी है। इस थोरेसिक कैविटी में आता है ट्रैकिया, यानी हमारा विंड पाइप, जो सी शेपर्ड कार्टिलेजेस से बाउंड होता है। ये सी शेपर्ड कार्टिलेजेस ट्रैकिया को सांस लेने और छोड़ने के दौरान कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन यानी सिकुड़ने और फैलने में मदद करते हैं। ये ट्रैकिया आगे दोनों लंग्स की तरफ डिवाइड होता है। यहाँ पे देख लो, राइट वाले पोर्शन को कहा जाता है राइट मेन स्ट्रीम ब्रोंकस और लेफ्ट वाले पोर्शन को लेफ्ट मेन स्ट्रीम ब्रोंकस। राइट मेन स्ट्रीम ब्रोंकस ज्यादा वाइडर और वर्टिकल होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट वन। इसलिए अगर कभी फूड वगैरह हमारी विंड पाइप में चला जाए तो उसके राइट लंग में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं। यहाँ पर देख लो, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। लेकिन लेफ्ट लंग के 2 ही लोब्स होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। साथ ही याद रख लो, जहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड होता है दोनों लंग्स की तरफ, इस पोर्शन को कहा जाता है कैरिना। इस डायग्राम में देख लो, ट्रैकिया के साथ जो आगे डायरेक्टली एयरवेज कनेक्ट होते हैं इनको ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर ब्रोंकाई के साथ जो डायरेक्टली एयरवेज कनेक्ट होते हैं उनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये ब्रोंक्यूल्स एक दरख्त के रूट्स की तरह समझो। जैसे एक बड़े रूट पर कनेक्ट होते हैं छोटे रूट्स, फिर उन छोटे रूट्स पर और छोटे रूट्स कनेक्ट होते हैं। इसी तरह से ब्रोंक्यूल्स 15 से 20 जनरेशन तक आगे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इस डायग्राम में कर्सर के साथ साथ ब्रोंक्यूल्स की लास्ट 3 जनरेशंस देख लो। यहाँ पे ये देख लो, ये है कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स। इनके सामने आगे कनेक्ट होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के साथ आगे कनेक्ट होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स पे यहाँ पे देख लो, ये कुछ आउटपोचिंग्स है, यानी ये है एयर सैक्स। यही एयर सैक्स लंग्स और ब्लड स्ट्रीम के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। इन एयर सैक्स को एल्वुलाई कहा जाता है। साथ ही याद रख लो, हमारी लंग्स के अंदर ये एल्वुलाई तकरीबन 50 करोड़ के करीब होते हैं। अब एक एल्वुलाई का स्ट्रक्चर देख लो। ये एल्वुलाई जिन एपिथेलियल सेल से बना होता है उनको नीमोसाइट्स कहा जाता है। ये नीमोसाइट्स 2 किस्म की होती है, एक है टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। ये टाइप 1 नीमोसाइट्स ज्यादा क्वांटिटी में होती है एज कंपेयर टू टाइप 2। इन टाइप 1 नीमोसाइट्स का फंक्शन ये है कि ये सेल्स काफी पतला एयर ब्लड बैरियर बनाती है ताकि जल्दी से जल्दी एल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पैसिव डिफ्यूजन हो सके। इसी तरह से टाइप 2 नीमोसाइट्स एक केमिकल सरफेक्टेंट रिलीज करती है जिसकी वजह से एल्वुलाई का अंदर का सरफेस टेंशन कम होता है और ये ओपन रहता है। इसके अलावा इन टाइप 2 नीमोसाइट्स की कैपेबिलिटी होती है खुद को टाइप 1 नीमोसाइट्स में बदलना ताकि डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस और रिजेनरेट किया जा सके। इस डायग्राम में कर्सर के साथ साथ गैसेस के एक्सचेंज के बारे में देख लो। जैसा कि एल्वुलाई का वाल बना होता है टाइप 1 और टाइप 2 नीमोसाइट्स से, ये नीमोसाइट्स आपस में कनेक्ट रहती है एक प्रोटीन लेयर से जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर एक कैपिलरी या ब्लड वेसल होती है जिसका वाल बना होता है एंडोथेलियल सेल से। अब ये कैपिलरी का वाल, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एल्वुलाई का वाल एक साथ कहलाते हैं ब्लड गैस बैरियर, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज यहीं पे होता है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने के लिए ये बात याद रख लो कि हमारे हार्ट का राइट साइड लंग्स के साथ पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कनेक्ट होता है और जब हमारी बॉडी से ब्लड सर्कुलेट होके हार्ट के राइट साइड में पहुंच जाता है तो इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। फिर हमारा हार्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंचा देता है और लंग्स में मौजूद एल्वुलाई के बाहर जो छोटी कैपिलरी या ब्लड वेसल होती है वहीं पे इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होता है और ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हो जाता है। फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वीनस के थ्रू हार्ट के लेफ्ट साइड में पहुंचता है और हार्ट इस ब्लड को पंप करके बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचा देता है।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक और बात समझना काफी जरूरी है, यानी जब लंग्स में मौजूद एल्वेओले के बाहर छोटी कैपिलरी या ब्लड वेसल के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो ऑक्सीजन को हमारी सेल्स में पहुंचने का यही एक रास्ता होता है। बाकी कहीं से भी हमारी बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता, और यहीं पे ब्लड में मौजूद हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं और हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हुआ सारा कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ने पे बॉडी से बाहर नहीं निकलता, बल्कि सिर्फ 20 से 25% हिस्सा बाहर निकलता है, और ब्लड में मौजूद बाकी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन को एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटालाइज करता है और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड रिलीज होता है। फिर जब ये कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन्स और बाइकार्बोनेट आयन्स रिलीज होते हैं। यानी आप इस तरह से भी याद रख लो कि ब्लड में पहुंच के जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं तो 7% कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, 70% पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ने पे बॉडी से बाहर निकलता है। अभी तक हमने इस लेक्चर में रेस्पिरेशन के 3 पार्ट्स पढ़े। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी हम सांस कैसे लेते हैं। दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी ब्लड और लंग्स के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है। और तीसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी ब्लड और सेल्स के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है। अब रेस्पिरेशन का चौथा पार्ट यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन देख लो। इसमें हमारी सेल्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी बनाती है। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन 2 किस्म का होता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस डायग्राम में देख लो, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, साथ ही याद रख लो ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है। फिर यहीं पे 2 ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो एक सेल में एनर्जी का काम करते हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है और ये सारा प्रोसेस एक सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। फिर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बने ये 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं और वहां ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एक चेन ऑफ रिएक्शंस होता है जिसको क्रेब्बर साइकिल कहा जाता है। जब ये क्रेब्बर साइकिल कंप्लीट होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होने के साथ साथ 36 ATP मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं। यही ATP मॉलिक्यूल्स एक सेल के अंदर एनर्जी का काम करते हैं। साथ ही याद रख लो, एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुए इस चेन ऑफ रिएक्शंस यानी क्रेब्बर साइकिल को ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अब इस डायग्राम में एक सेल और उसके अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया देख लो। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का दूसरा टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। यानी जब हम एक्सरसाइज, रनिंग या कोई और हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तभी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इसमें एक सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का केमिकल ब्रेकडाउन होता है जिसको फेर्मेंटेशन कहा जाता है। ये फेर्मेंटेशन भी 2 किस्म का होता है। एक है लैक्टिक एसिड फेर्मेंटेशन जो एनिमल्स, ह्यूमंस और बैक्टीरिया में होता है। इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और 2 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी के तौर पर रिलीज होते हैं। फिर सेल में मौजूद एक कोएंजाइम NADH यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड हाइड्रोजन की वजह से ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और साथ ही साथ NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिलीज होता है। फेर्मेंटेशन का दूसरा टाइप है अल्कोहलिक फेर्मेंटेशन, जिसको हमारी रेस्पिरेशन वगैरह के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये फेर्मेंटेशन एक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यीस्ट में होता है। इसमें ऐसा होता है कि यीस्ट के अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और 2 ATP मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी के तौर पर रिलीज होते हैं।
फिर ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। साथ ही साथ ये एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स एथेनॉल में कन्वर्ट होते हैं। अब इस डायग्राम में एनारोबिक रेस्पिरेशन फिर से देख लो, यानी जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में और दो एटीपी मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी के तौर पर रिलीज होते हैं, तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस में एक और चीज होता है, यानी हमारी सेल्स में प्रेजेंट एक कोएंजाइम NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होता है NADH में। फिर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बने इन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स का फेर्मेंटेशन दो तरह से होता है। एक है लैक्टिक एसिड फेर्मेंटेशन जो एनिमल्स ह्यूमन्स वगैरह में होता है, और दूसरा है अल्कोहलिक फेर्मेंटेशन जो यीस्ट में होता है। साथ ही याद रख लो, ग्लाइकोलिसिस कॉमन प्रोसेस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसको EMP यानी एम्बिडन मायरहू पेरिनेसिस पाथवे भी कहा जाता है। इसमें दो ATP और दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। इस डायग्राम में ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लो। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। अब कुछ और चीजें भी याद रख लो, जैसे एक अडल्ट पर्सन 16 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेता है। रेस्पिरेशन को स्पैरोमीटर से नापा जाता है। यह है एक डिजिटल स्पैरोमीटर। इसी तरह से रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट का मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज होता है जब हम सांस छोड़ते हैं, डिवाइड बाय कितना ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आता है जब हम सांस लेते हैं। ये रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी फंक्शन है हमारी बॉडी का, जो कि मेडुला ओब्लंगाटा पार्ट ऑफ द ब्रेन से कंट्रोल होता है। अब कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देख लो। इसमें सबसे पहला है अस्थमा, जो एक क्रोनिक डिजीज है, यानी ये डिजीज बहुत टाइम तक पेशेंट के साथ रहता है। ये इफेक्ट करता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पे। इसमें खांसी के साथ साथ सांस लेने में वो गिड़गिड़ाहट वाली आवाज रहती है। इसके काजेज में देख लो, एक है कोल्ड एयरबोर्न एलर्जीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, फिजिकल एक्टिविटीज और हायर पोल्यूशन। इस डायग्राम में देख लो, एक नॉर्मल पर्सन की एयरवे और एक अस्थमा वाले पर्सन की एयरवे जिसमें सूजन रहता है। दूसरा डिजीज है एम्फीसीमा। ये भी एक क्रोनिक डिजीज है जिसमें रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है और हमारे एल्वेओलर वॉल को डैमेज होता है, जिस वजह से लंग्स की इलास्टिसिटी भी खत्म होती है और सांस फूलने लगता है। इसके काजेज में आता है सिगरेट स्मोकिंग, डस्ट, एयर पोल्यूशन, केमिकल्स, टोबैको वगैरह। अब इस डायग्राम में देख लो एम्फीसीमा में किस तरह से एल्वेओलर वॉल डैमेज होती है। एक डिजीज है एस्बेस्टोसिस। ये उन लोगों में पाया जाता है जो केमिकल इंडस्ट्री में एस्बेस्टोस मिनरल के साथ काम करते हैं। ये एस्बेस्टोस मिनरल ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक होता है क्योंकि इसमें फिब्रस टिश्यू की रैपिड ग्रोथ हो जाती है। एक और डिजीज है ब्रोंकाइटिस। ये डिजीज वायरल होता है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का सूजन रहता है। ये एक हैवी स्मोकर में 6 हफ्तों से 2 साल तक रहता है। ये ब्रोंकाइटिस एक्यूट या क्रोनिक होता है। इस डायग्राम में एक नॉर्मल इंसान और एक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट का ब्रोंकियल ट्यूब देख लो। इसी तरह से एक और डिजीज है निमोनिया। ये डिजीज फंगल, बैक्टीरियल या वायरल होता है। इसमें लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से सूजन होती है। इसके सिम्टम्स में फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, शिवरिंग, ड्राई कफ वगैरह आता है। इस डायग्राम में एक नॉर्मल पर्सन और एक निमोनिक पर्सन के एल्वेओलाई देख लो। बाकी ये एक्सरेज भी देख लो। ये है एक नॉर्मल पर्सन का एक्सरे, ये है बैक्टीरियल निमोनिया, ये है वायरल निमोनिया और ये है कोविड-19 निमोनिया का एक्सरे। एक डिजीज है पल्मोनरी एडिमा, जिसमें वाटरी फ्लूइड लंग्स में जमा होता है, जिससे कार्डियोजेनिक हार्ट प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि हार्ट मसल सही तरह से ब्लड पंप नहीं कर पाती और लंग्स को फंक्शन करने में प्रॉब्लम आती है और बॉडी ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करती है। फिर हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही याद रख लो, ये पल्मोनरी एडिमा एक्यूट या क्रोनिक होता है। एक और डिजीज है COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज।
ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिजीज डिस्क्राइब करता है। इसमें लंग्स डैमेज होते हैं और सिम्टम्स में सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेते वक्त गिड़गिड़ाहट वाली आवाज आना, चेस्ट में टाइटनेस और खांसी आता है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पॉज करके देख लो। अब लंग्स के वॉल्यूम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो। पहली टर्म है टाइडल वॉल्यूम, यानी जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, इसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। एक लंग का टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। दूसरी टर्म है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद हम कितना और डीपेस्ट ब्रेथ ले सकते हैं, इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। ये 2500 से 3100 ml होता है। एक और टर्म है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के बाद हम और कितना सांस फोर्सेबली छोड़ सकते हैं, इसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। ये 1200 ml तक होता है। एक टर्म है रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी जब हम फोर्सेबली पूरा सांस लेते हैं या फोर्सेबली पूरा सांस छोड़ते हैं, तो इसके बाद लंग्स का कितना रेजिडुअल कैपेसिटी रहता है, इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। ये वॉल्यूम 1100 से 1200 ml तक होता है। एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन की टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6000 ml। इसका मतलब एक फोर्स्ड इंस्पायरेशन से लंग्स में कितना हवा भरा जा सकता है। ये टोटल लंग कैपेसिटी होता है बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। एक और टर्म है वाइटल कैपेसिटी, यानी जब एक लंबा सांस लिया जाए जिसमें मैक्सिमम इनहेलेशन हो, इसके बाद कितना सांस छोड़ा जा सकता है, ये होता है वाइटल कैपेसिटी। ये टोटल लंग कैपेसिटी का 80% होता है, यानी तकरीबन 4800 ml। एक टर्म है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी एक पूरा सांस छोड़ने के बाद लंग्स में एयर का कितना वॉल्यूम रहता है। ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है बराबर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब कुछ स्पीशीज और फाइलम्स में देख लो कि रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले ये है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन होता है मॉइस्ट क्यूटिकल से और अर्थवॉर्म आता है फाइलम एनालिडा में। इसी तरह से इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन होता है ट्रैकियल ट्यूबस से और एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन होता है लंग्स और स्किन से। ये डायग्राम में देख लो। थैंक यू।